हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, मैं हूँ प्रिया पवार। गाइस, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट करके और वाया मेल ये कहा था कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था बनाना, क्योंकि कोई भी ऐसे एमसीक्यूज़ ऑल ओवर द नेट अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, हैंडबुक जारी की गई थी, उसी पर बेस्ड मैंने अपना लेक्चर भी बनाया था, जो कि काफ़ी हद तक लोगों ने पसंद भी किया, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स से है, आप उससे दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। तो उसी हैंडबुक को फॉलो करते हुए मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। ये जो एमसीक्यूज़ तो नहीं है, क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैं जो मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस वो नहीं डाल रही हूँ। कारण ये है कि उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले ही ये काफ़ी ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक। कहीं पर भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो अवेलेबल नहीं होगा ये। मतलब है, सब अपने अपने तरीके से इसके लेक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऑथेंटिकली इसका कुछ भी सोर्स आपको नहीं मिलेगा अगर आप किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो मैंने इसको वही हैंडबुक से रेडी किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जारी किया था। हिंदी और इंग्लिश कोशिश करूँगी दोनों में मैं एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। क्वेश्चंस सिंपल होंगे, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ब्रॉड होगा। मतलब जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही हम काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, या व्हाट इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है समझते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक अप्रोच है। क्या है? एक अप्रोच है, प्रोग्राम है या कार्यक्रम है। ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक अप्रोच है। अप्रोच इन द सेंस, आप किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए जो भी तरीका अपनाते हैं उसको हम कहते हैं अप्रोच। ठीक है, या ये के प्रोग्राम है या कार्यक्रम है। ठीक है, अब इसको लाया क्यों गया था और कब लाया गया था? तो पहली बार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन का अगर आपको पूछा जाए कि कब इसको कि इसकी अवधारणा कब आई और कब इसको लाया गया, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति थी। उसमें सबसे पहले इसकी बात कही गई थी। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो भी राज्य के वन विभाग होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के रहने वाले समुदाय हैं, उनकी मदद के लिए इसको लाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, तो ये एक कार्यक्रम है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, एक प्रोग्राम है और एक अप्रोच है, जिसके तहत जो राज्य के वन विभाग होते हैं, स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको जो लोकल समुदाय हैं वहाँ के या लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या वन के प्रबंधन में मदद करने के लिए इसको लाया गया था। और इसको सबसे पहले डिस्कस किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि आई थी 1988 में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या होगा, वहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड, वन से रिलेटेड काम हो रहे हैं, और उस जो वन है उसका प्रबंधन या मैनेजमेंट, इसमें जो राज्य सरकार है, जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, राज्य का वन विभाग है, वो वहाँ की कम्युनिटीज़ या समुदाय को मदद करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार संयुक्त वन प्रबंधन के लिए किस वन नीति में प्रावधान दिए गए थे? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहली बार कब आया, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सबसे पहले ये बात की गई थी। अब इसमें हुआ क्या, अब ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी या राष्ट्रीय वन नीति थी, जो कि मैंने आपको बताया कि 1988 में आई, तो इन्होंने क्या किया, इस जो वन नीति में, इसमें जो समुदाय हैं, ठीक है, उन पर केंद्रित ये फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो कि
वन के या फॉरेस्ट के आसपास रहते समुदाय उन पे ये केंद्रित थी। और इसमें ये बात कही गई कि अब अगर आपको वन का संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है, उसकी सुरक्षा करना है या उसका प्रबंधन करना है ना, तो उसके लिए आपको समुदाय पर केंद्रित होना पड़ेगा। और इसके लिए इन्होंने जो सर्कुलर है JFM के लिए, ठीक है, सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर सबसे पहले जारी किया था 1 जून 1990 को, ठीक है, 2 साल बाद 1 जून 1990 को एक सर्कुलर आया। और उसके बाद में पैरेलली, ठीक है, उसके चलने के बाद ये चलता गया। उसके बाद फिर 2000 और 2002 में वापस से गाइडलाइंस इशू करी गई थी, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस जारी की गई ना, उनमें पूरी तरीके से एक फ्रेमवर्क बताया गया, ठीक है, एक फ्रेमवर्क बताया गया कि किस तरीके से जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या संयुक्त वन प्रबंधन है उसकी कार्य प्रणाली क्या होने वाली है, कि स्टेट लेवल पे आप क्या रूल्स बनाएंगे, मतलब क्या कानून बनाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। क्या रिजोल्यूशंस लाने हैं, मतलब क्या क्या आपको ऐसा प्लानिंग करनी है, ठीक है, किसी तरीके से कि आप कैसे किस तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज कर पाए। तो ये सारी बातें इसमें कही गई थी। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए इससे संबंधित और कौन कौन से जो कानून है जिसमें बात कही गई है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले आपको याद रखना है पंचायती राज एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी आपको पंचायती राज का महत्व पता होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला एक्ट जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो पंचायती राज एक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पंचायती राज एक्ट। इसमें भी इसके बारे में बात कही गई है, क्योंकि अभी देखिए स्टेट लेवल पे आप फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, राज्य के स्तर पर आप वन का प्रबंधन कर रहे हैं, तो पंचायती राज एक्ट में इसकी बात होना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ पेसा, पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। तो पेसा एक्ट में भी इसके बारे में बात कही गई। और साथ ही साथ फॉरेस्ट रेगुलेटरी एक्ट, वन नियंत्रण कानून जो कि FRA जिसे हम कहते हैं 2006, इसमें भी इसके बारे में बात कही गई थी। अब फर्दर इनके जो अधिकार होंगे जो कि वहाँ की कम्युनिटी रह रही हैं, साथ ही साथ इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या जिम्मेवारियाँ होंगी, तो ये सारे के बारे में भी इन सब एक्ट में प्रावधान किए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्या है? अब देखिए फॉरेस्ट संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से कानूनों में इसकी बात हो रही है ये मैंने आपको बता दिया। किसके लिए बनाया जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया कि समुदायों के लिए और वन के प्रबंधन के लिए। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि कौन इनकी मदद करेगा, तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मदद करता है। तो अब देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या या कौन सी समिति का प्रावधान है। तो संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्या है, चलिए देखते हैं। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो समिति है या कमिटी है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी या संयुक्त वन प्रबंधन समिति, ये एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रीकृत, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब विकेंद्रीकृत है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी लोकल इंस्टीट्यूशन है। लोकल इंस्टीट्यूशन है मतलब एक लोकल लेवल पर एक संगठन है, याद रखिए एक संगठन है जिसमें वन और वन आधारित जो भी समुदाय होंगे, ठीक है, जो कि ग्राम सभा के क्या होते हैं, फुली या पार्शली मेंबर होने, ठीक है, ग्राम सभा के फुली या पार्शली जो मेंबर होंगे उनके द्वारा इसको सेटअप किया जाता है। और जो भी संयुक्त वन प्रबंधन के लिए जो भी रूल्स है, ठीक है, जो रूल्स हैं या रेगुलेशन है
उनको फॉलो करके ये जो समुदाय है ये काम करता है या ये समिति काम करती है। तो इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रीकृत और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी एक संगठन होता है या एक ग्रुप रहता है। ये याद रखिएगा, एक ग्रुप है, एक समुदाय है, जिसमें क्या होगा कि जो भी वन या वन आधारित आप काम कर रहे हैं जो कि वहाँ समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, वो ग्राम सभा के या तो पूरी तरीके से ग्राम सभा से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ग्राम सभा से रिलेटेड है, या ग्राम सभा के जो प्रावधान है उसके अनुसार इसको कार्य करने के लिए अनुबंध किया जाएगा। तो ये है, और ये किस पे काम करेगा, जो भी JFMC के लिए गाइडलाइंस आ रही है उसके हिसाब से ये काम करता है। तो ये हो गया कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्या होगी। अब बात करते हैं इको डेवलपमेंट कमेटी क्या होगी, तो या पारिस्थितिकी विकास समिति ये क्या होता है। तो ये एक समिति है जो कि JFMC की तरह ही होती है, लेकिन ये गांव स्तर के लिए होती है, ठीक है, गांव स्तर के लिए होती है। और गांव स्तर में भी जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं और बफर जोन होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं और बफर जोन होते हैं, उनके लिए ये बनाई जाती है। और इनका काम कैसे होगा, इनका रोल क्या होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां क्या होगी, इनके पास क्या पावर्स होंगे, अधिकार क्या होंगे, ठीक है, क्या शक्तियाँ होंगी, और इनको फंड कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें स्टेट लेवल के ऑर्डर से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं, स्टेट लेवल के जो ऑर्डर हैं उससे डिसाइड होती है इको डेवलपमेंट कमेटी। ये आ सकता है ना क्वेश्चन, थोड़ा हटके है, रिलेटेड इसी से ही है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे हुआ, मतलब ऐसा पारिस्थितिकी जो विकास समिति है उसका गठन करना कहाँ पर, तो प्रोटेक्टेड एरिया में होगा या बफर जोन में होगा, दो जगह पे होता है, ये याद रखिएगा, पारिस्थितिकी इको डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन किसके लिए होगा, प्रोटेक्टेड एरिया या बफर जोन के लिए होता है। और ऐसे पारिस्थितिकी विकास समिति का जो गठन होगा उसके लिए फंड एक्सेट्रा, जैसे फंड हो गया, मतलब यहाँ पर जितना भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, यहाँ इनकी शक्तियाँ क्या होगी, इनकी जिम्मेवारियाँ क्या होगी, साथ ही साथ इनका क्या कार्य होगा, ये सारा कुछ स्टेट लेवल ऑर्डर से डिसाइड होता है। राज्य स्तर के जो भी ऑर्डर आएंगे उससे ये डिसाइड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। JFMC EDC के गठन की सुविधा कौन दे सकता है, मतलब अगर मैंने आपको बता दिया JFMC बनेगा मतलब एक समिति संयुक्त वन प्रबंधन के लिए बनेगी, एक पारिस्थितिक विकास के लिए समिति बनेगी। अब भाई ये दोनों जो समितियां हैं वो बनेगी कैसे, तो ये बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले जो अधिकारी हैं, वो जो रहने वाले अधिकारी हैं उनसे साइन करवा करके आप बनवा सकते हैं। तो कौन कौन इसको इनिशिएट कर सकता है, तो वहाँ का जो अधिकारी है रेसिडेंट, ठीक है, याद रखिएगा, रेसिडेंट इसको कर सकते हैं पहले। दूसरा जो पंचायत है वहाँ से आप इसके गठन के लिए ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक। तीसरा वहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग का जो स्टाफ है वो इसको इनिशिएट कर सकता है, या वहाँ पर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं हिंदी में NGOs, ठीक है, जो रजिस्टर्ड NGOs है उनके द्वारा, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, शिक्षा पर आधारित अगर कोई संगठन है तो वो भी इसके फॉर्मेशन के लिए जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये चार लोग हैं जो इसको, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या इकोसिस्टम डेवलपमेंट जो कमिटी है, ये दोनों समिति को बनाने के लिए कौन जो है वो सुविधा प्रदान कर सकता है, तो इन चारों में से कोई भी कर सकते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो कमेटी बनेगी उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कार्यकारिणी समिति है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो
ऐसी जो कार्यकारी, जैसे आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, ठीक है, या पूरी तरीके से मैनेजमेंट का अगर स्तर देखें इंडिया लेवल पर, तो 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, तीसरा होता है जुडिशरी, ठीक है। तो कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधायिका होती है। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। अब जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाना है, तो वो कौन करवाएगा? तो ये एग्जीक्यूटिव या कार्यकारिणी समिति करवाती है, ठीक है। तो कार्यकारिणी समिति करवाती है। तो ऐसे ही एक कार्यकारिणी समिति जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बनाई जाती है। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है या कार्यकारिणी समिति है, किस तरीके से बनाई जाएगी? तो जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समिति थी, संयुक्त वन प्रबंधन समिति थी, ठीक है, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले। अब ये जो रिक्वेस्ट आई, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है वहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी। अब इसके लिए एक इनफॉर्मल एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल नहीं होगी, इनफॉर्मल एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए। और ये किस लेवल पे बनेगी? तो विलेज लेवल पे बनेगी। बनाने के बाद में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत बात क्या है? जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक इनफॉर्मल रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। ये जो रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं उसमें लगभग 40% लोग जो है रेजिडेंट एरिया के वो मौजूद होने चाहिए, तभी इस समिति का गठन होगा। साथ ही इसमें जो है लगभग 33% लोग 33% कौन होने चाहिए? फीमेल्स होने चाहिए या वुमेन होने चाहिए। साथ ही साथ एनजीओ और एनजीओज़ को, ठीक है, जो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई संगठन है वहाँ पर, तो उनको बुला करके एज ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अगर ये बॉडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा जो इलेक्टोरल स्टैट्यूटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये याद रखना है आपका। अब कैसे गठन होगा? सबसे पहले जो जेएफएमसी है वो एक ऑर्डर या रिजोल्यूशन लेकर के आएगी। अब ये रिजोल्यूशन कहाँ जाएगा? तो ये रिजोल्यूशन विलेज स्तर पे होने वाला है। विलेज स्तर पे होगा, उसमें लगभग 40% लोग जो है जहाँ पर भी ये रिजोल्यूशन लाया जा रहा है उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। और उस 40% के साथ साथ में 33% जो है फीमेल की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। साथ ही साथ एनजीओज़ जैसे इंस्टीट्यूशन वहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह होने चाहिए जब ये समिति के गठन की बात कही जा रही होगी या रिजोल्यूशन मूव किया जा रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जेएफएमसी का गठन कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं भाई जेएफएमसी कैसे बनता है। तो अब जेएफएमसी किस तरीके से बनेंगे, इनके मेंबर्स कौन होंगे, इसके सदस्य कौन होंगे, और मेंबर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, किस किस प्रक्रिया की ज़रूरत होगी। तो चलिए ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, इसमें मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में कि अब जो जेएफएमसी बनेगा उसमें सारे क्या रहेंगे? एडल्ट मेंबर्स रहेंगे, मतलब अबव 18 ईयर्स। साथ ही साथ ये जितने भी राजस्व या रेवेन्यू बाउंड्रीज़ है किसी भी विलेज की, ठीक है, या एरिया की जहाँ पर के लिए आपको जेएफएमसी बनाना है, वो एलिजिबल होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जो भी राजस्व बाउंड्री है उसके अंतर्गत वो आते हैं, वो एलिजिबल होंगे इसके मेंबर बनने के लिए। अब ये एरिया कौन सा हो सकता है? या ये तो विलेज हो सकता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ विलेज हो सकते हैं, साथ ही साथ एक हैमलेट हो सकता है, या विलेजेस और हैमलेट को मिला के भी ये एक एरिया हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कैसी है, साथ ही साथ उसका जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, ऐतिहासिक जो संबंध है वहाँ के फॉरेस्ट या वन के साथ में, तो इसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो मेंबरशिप के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है और उसके हिसाब से ही, रिजोल्यूशन के हिसाब से ही डिसाइड होता है। मेंबरशिप जो है जेएफएमसी के लिए, ये सारे जो मेंबर्स है ग्राम सभा के, उसके लिए ओपन होता है। याद रखना, ग्राम सभा
ग्राम सभा क्या होती है, जो वहाँ पर जो भी ग्राम है वहाँ के जो इलेक्टोरल लिस्ट है जिसमें जिसका भी नाम है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। ये आपको पता है, आपने पंचायती राज में पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं जेएफएमसी या संयुक्त वन प्रबंधन के जो समिति है उसके मेंबर बनने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ कौन हो सकते हैं, एनजीओ से भी हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स जो मेंबरशिप के होंगे उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड मेंबर्स होंगे वो इसको प्रोवाइड करेंगे जो जेएफएमसी के हैं, और साथ ही साथ एक अब मैं जेएफएमसी के बारे में तो आप समझ गए कि इसकी मेंबरशिप कैसे होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी है ईसी, इनके मेंबरशिप के बारे में क्या क्या प्रावधान करे गए हैं, या कार्यकारिणी समिति इसके मेंबरशिप के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा जब भी हम पंचायत पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को कौन होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, ठीक है, जो विधायिका के है ना मेंबर्स होते हैं, वो सारे कुछ उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वेदर राज्यसभा के होंगे या लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे। इस तरीके से एक्स ऑफिशियो मेंबर डिसाइड होते हैं। लेकिन अब जो जेएफएमसी हम बना रहे हैं उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन हो सकते हैं, तो ये हो सकता है सरपंच या पंच, अगर वो जेएफएमसी विलेज या हैमलेट या म्यूनिसिपैलिटी वार्ड जो होगा मेंबर का उसमें प्रेजेंट है तो वो बन सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ होंगे वो मेंबर बन सकते हैं क्या, तो वो मेंबर तो बन सकते हैं लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो सरपंच पंच है उनको वोट देने का अधिकार होता है। साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ है ना, एनजीओज़ जो होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, ठीक है, वो भी इनके मेंबर बन सकते हैं, इसके जो मेंबर है, लेकिन उनको भी वोट देने का प्रावधान नहीं होता है। साथ ही साथ जो वुमेन सब कमेटी, अगर मान लीजिए फीमेल्स का सब कमेटी, जैसे एक कमेटी है इसके अंदर एक सब कमेटी बनी, ये फीमेल्स का ग्रुप है, ये अगर उसमें मौजूद है कमेटी में तो ये प्रेजेंट भी रह सकते हैं मीटिंग में और ये मतदान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब कुछ जो होंगे मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, एक्स ऑफिशियो मैंने आपको बता दिया है ना, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होंगे मैंने बता दिया। अब साथ ही साथ अब इनमें क्या क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जैसे आपको पता है अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, साथ ही साथ में एक ट्रेजरर होगा, ट्रेजरर मतलब जो कि फंड का मैनेजमेंट करते हैं, कोषाध्यक्ष। साथ ही साथ में मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे। ये मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है या कार्यकारिणी समिति होती है उसका एक भाग होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा गाइस। कीप स्टडिंग, और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लग रहा है कि बहुत टफ है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।